लास्ट 6 महीने में मार्केट ट्रैक किया है तो एक चीज तो इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, मेटल स्टॉक्स एंड देयर ग्रोथ। हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट 100% अप है, हिंदुस्तान जिंक अराउंड 50% अप है, नाल्को 80% अप है और सिल्वर तो ऑलमोस्ट डबल हो ही चुका है। तो सवाल सिंपल है, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विद मेटल स्टॉक्स? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी रैली है या हम एक बिगर मेटल साइकिल के स्टार्ट पे खड़े हैं? आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिकोड करेंगे। फर्स्ट, मेटल सडनली स्टॉक्स को आउट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। सेकंड, क्या मेटल्स एक लॉन्ग रैली में एंटर कर रहे हैं या क्रैश की तरफ हेडेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडियन इन्वेस्टर्स इस थीम में अपने पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले डेकेड में वर्ल्ड एक सिंपल आइडिया पर चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन, चीप सप्लाई चेन्स, फाइनेंशियल एसेट्स परफॉर्मिंग बेटर देन रियल एसेट्स। पर हिस्ट्री कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती है। लास्ट 100 ईयर्स का डेटा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता है। जब भी किसी कंट्री का सोवरेन डेट उसके जीडीपी के 130% के आसपास पहुंचता है तो गवर्नमेंट्स के पास डिफॉल्ट के अलावा सिर्फ 2 प्रैक्टिकल ऑप्शंस बचते हैं, या तो करेंसी को ग्रेजुअली वीकन करो या इन्फ्लेशन के थ्रू डेट का बर्डन कम करो। 52 कंट्रीज के डेटा में से 51 कंट्रीज ने यही पाथ फॉलो किया है और आज यूएस उसी जोन में है। यूएस का डेट लेवल ऑलरेडी क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है और जब वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी डेट प्रेशर में आती है तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। ग्लोबल एक्सपेंशन से फोकस शिफ्ट होता है टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। और डी ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में एक रियलिटी क्लियर हो जाती है, इंडस्ट्रीज मेटल्स के बिना रीबिल्ड नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, रेयर अर्थ्स ये सिर्फ कमोडिटीज नहीं रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स बन चुके हैं और यहीं से मेटल्स की स्टोरी स्टार्ट होती है। चलिए कॉपर को क्लोजली एनालाइज करते हैं। कॉपर को लोग डॉक्टर कॉपर कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि कॉपर ग्लोबल ग्रोथ का सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर है। अब प्रॉब्लम सुनिए, 2035 तक कॉपर 30% सप्लाई गैप की तरफ बढ़ रहा है। सोचो, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कॉपर पे डिपेंड करता है। पर प्रॉब्लम डिमांड साइड पर नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई साइड पर है। लास्ट डेकेड में कॉपर माइनिंग की नेचर चेंज हो चुकी है। 2015 में एवरेज कॉपर ओर ग्रेड 0.65% था, बट 2025 तक ये 0.53% हो गया है। मतलब आज माइनर्स को वही कॉपर निकालने के लिए लगभग 20% ज़्यादा रॉक प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है, माइंस डीपर जाती है और ऑपरेशनल रिस्क स्ट्रक्चरली इंक्रीज हो जाती हैं। इनफैक्ट सप्लाई साइड पे लास्ट डेकेड में और भी कई डिसरप्शंस हुए हैं। चिली और इंडोनेशिया में ऑपरेशनल इश्यूज आए हैं, पेरू में सोशल अनरेस्ट हुआ है और कॉन्गो में फ्लडिंग हुई है। ये कंट्रीज मिलकर दुनिया का 42% कॉपर प्रोड्यूस करती है। तो जब यहाँ डिसरप्शन होता है, ग्लोबल कॉपर मार्केट हिल जाता है। अब चलिए डिमांड साइड देख लेते हैं। ईवीज ट्रेडिशनल कार से 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल्स को मैसिव कॉपर नेटवर्क्स चाहिए और एआई डेटा सेंटर्स कॉपर कंजम्पशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो डिमांड तो बढ़ रही है पर सप्लाई मैच नहीं हो पा रही है। एक नया कॉपर माइन स्टार्ट होने में लगभग 10 से 14 साल लग जाते हैं। मतलब इवन इफ वर्ल्ड को आज ज़्यादा कॉपर चाहिए, सप्लाई कल सडनली नहीं आ सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2035 तक वर्ल्ड 30% कॉपर सप्लाई गैप फेस कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस से ही मल्टी ईयर कमोडिटी साइकिल्स बनते हैं। अब ग्लोबल मैक्रो से थोड़ा जूम इन करके इंडिया पर आते हैं और यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आता है वो है हिंदुस्तान कॉपर। 1967 में इनकॉर्पोरेटेड हिंदुस्तान कॉपर आज भी इंडिया की सोल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है और डोमेस्टिक कॉपर माइनिंग का एक्सक्लूसिव राइट इसी के पास है। जहां ग्लोबली नई कैपेसिटी ऐड करना मुश्किल हो रहा है, वहीं हिंदुस्तान कॉपर उन रेयर कंपनीज में से है जो नियर टर्म में माइनिंग कैपेसिटी ऐड करने में और कॉपर ग्रेड्स इंप्रूव करने पर एक्टिवली फोकस कर रही है और इसी वजह से ये ऑनगोइंग ग्लोबल कॉपर टाइटनेस का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकती है। आज हिंदुस्तान कॉपर के पास इंडिया के ऑलमोस्ट 45% कॉपर और रिजर्व्स और रिसोर्सेज का एक्सेस है। पर अगर हम टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाएं तो कंपनी एक लंबा प्रोडक्शन स्टैग्नेशन पीरियड देख चुकी है, जब FY 1920 के वॉल्यूम रैंप अप प्लान्स रेगुलेटरी डिलेज में फंस गए थे। फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, माइनिंग लीज एक्सटेंशंस, झारखंड में रेगुलेटरी बॉटलनेक्स और कुछ रीजन्स में माइन क्लोजर्स, इन सब ने मिलाकर आउटपुट को काफ़ी टाइम तक होल्ड पर रखा था।
पर यहीं से स्टोरी में टर्न आता है। अक्टूबर 2024 में सुरदा माइन का रीस्टार्ट होना और उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2025 में राखा और केंदरी माइनिंग लीजेस का एग्जीक्यूशन के साथ कंपनी के ऑलमोस्ट सारे मेजर लीगल और रेगुलेटरी हर्डल्स क्लियर हो चुके हैं। अब ऑपरेटिंग ब्लॉक्स के माइनिंग लीजेस नेक्स्ट 15 से 20 सालों के लिए सिक्योर हैं, जो हिंदुस्तान कॉपर को सही टाइम पर ग्रोथ के लिए रियल लेगरूम देते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान कॉपर एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी मूव कर रही है। टारगेट है और प्रोडक्शन को 12.2 मिलियन टन्स तक ले जाना बाय 2030-2031 फ्रॉम 3.4 मिलियन टन्स इन FY25। पैरेलली कंपनी पहले बंद हो चुकी और अनइकोनॉमिकल मानी जा रही माइंस को रिवाइव कर रही है। ओवरऑल विजन क्लियर है, 2030 तक और कैपेसिटी को 3.5 टाइम्स तक लेकर जाना है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुलाई 22 के लो के बाद कॉपर प्राइसेस लगातार न्यू हाइज बना रहे हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हम हिंदुस्तान कॉपर के मार्जिन्स पर भी देख सकते हैं। तो क्या लगता है सितंबर 2025 क्वार्टर के मार्जिन्स देखकर, क्या ये पीक आउट हो चुके हैं? वेल, इस सवाल का जवाब आपको मैनेजमेंट से मिलता है। कंपनी के CMD मिस्टर सिंह के हिसाब से कंपनी का फोकस सिर्फ वॉल्यूम्स पर नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन्स ऑफ 40% मेंटेन करने पर भी है। ये मार्जिन्स आने वाले समय में अनलॉक होंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, बेटर रियलाइजेशंस और एक की स्ट्रैटेजी की वजह से, विच इज स्पॉट बेस्ड सेलिंग। इसका सिंपल मतलब है कि कंपनी अपना कॉपर करंट मार्केट प्राइस पर बेचती है, फ्यूचर प्राइस लॉक इन नहीं करती, ताकि कमोडिटी अपसाइकिल का फुल अपसाइड कैप्चर हो सके। करंट साइकिल में कॉपर प्राइसेस $12,000 के ऊपर होवर कर रहे हैं और नियर टर्म में शार्प करेक्शन का रिस्क लिमिटेड माना जा रहा है, गिवन ऑलरेडी विजिबल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। मैनेजमेंट के मुताबिक लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर प्राइस में हर $100 का इंक्रीज हिंदुस्तान कॉपर के लिए रफली 20 to 25 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जनरेट करता है, जो कंपनी की अर्निंग्स को कॉपर प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक करता है। मिस्टर सिंह के दिए गए आउटलुक के हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में भी सप्लाई टाइट रहने की एक्सपेक्टेशन है और इंडियन स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान कॉपर ही प्योर प्ले कॉपर एक्सपोजर देता है, जो पिछले 6 महीने में ऑलरेडी 2x हो चुका है। इसलिए अगर इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव इंडिया के कॉपर थीम को क्लीन, फोकस्ड और अनडाइल्यूटेड वे में प्ले करना है, तो करंट लिस्टेड यूनिवर्स में हिंदुस्तान कॉपर एक डायरेक्ट प्रॉक्सी बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर यूनिक है क्योंकि ये 2 रोल्स प्ले करता है, सेफ हेवन एसेट लाइक गोल्ड और इंडस्ट्रियल मेटल लाइक कॉपर। 2025 में सिल्वर प्राइसेस नियरली डबल हुए, 26 में ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। रीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क से वरिड हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV से एक्सप्लोड हो रही है। टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड 848.9 मिलियन आउंसेस है, जो कि 84% ऑफ द टोटल सिल्वर सप्लाई है और ये बढ़ रही है। इसलिए सिल्वर एक पावरफुल साइकिल में है। अब अगर आप पूछोगे कि इंडिया में सिल्वर का सबसे सॉलिड, स्केलेबल और लिस्टेड प्लेयर कौन सा है, तो द आंसर इज हिंदुस्तान जिंक। इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड जिंक लीड प्रोड्यूसर, देश की इकलौती लिस्टेड सिल्वर कंपनी और प्राइमरी जिंक मार्केट में 77% डोमेस्टिक शेयर। हिंदुस्तान जिंक क्वाइटली इंडिया के मेटल्स लैंडस्केप को लीड कर रही है और ये सिर्फ इंडिया लेवल डोमिनेंस की बात नहीं है। हिंदुस्तान जिंक ग्लोबली वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है, टॉप 5 सिल्वर प्रोड्यूसर्स में से काउंट होता है और 25+ ईयर्स के माइन लाइफ के साथ एनर्जी ट्रांजिशन मेटल्स में स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजिशनिंग रखता है। अगर FY25 के नंबर्स को देखें तो कंपनी की अर्निंग्स क्वालिटी का लॉजिक काफ़ी क्लियरली समझ आता है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 62% जिंक और लीड से आता है, जो बेस बिजनेस की स्टेबिलिटी दिखाता है, और 38% सिल्वर से आता है, जो कंपनी को प्रेशियस मेटल का ऑपरेटिंग लेवरेज देता है। मतलब डाउनसाइड बेस मेटल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं और अपसाइड सिल्वर प्राइसेस के साथ एक्सेलरेट होता है। अब इस स्ट्रक्चर को पावरफुल बनाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट लीडरशिप। हिंदुस्तान जिंक दुनिया के लोएस्ट कॉस्ट जिंक माइनर्स में से एक है, ग्लोबल कॉस्ट कर्व के बॉटम एंड पर ऑपरेट करता है। इसलिए जब जिंक प्राइसेस थोड़े लो होते हैं तब भी मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। माइनिंग के साथ स्मेल्टिंग में भी कंपनी का कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रॉन्ग है। सिंपल वर्ड्स में माइनिंग सिर्फ जमीन से रॉ ओर निकालने का स्टेप होता है, जिसमें मेटल के साथ काफ़ी इम्प्योरिटीज़ भी मिक्सड होती है। पर स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जहां इस ओर को हाई टेम्परेचर पर हीट करके
प्योर मेटल अलग किया जाता है ताकि वो इंडस्ट्री यूज़ कर सके। और यहाँ भी हिंदुस्तान जिंक का एज क्लियर है एज अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट एडवांटेज माइनिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वैल्यू चेन के नेक्स्ट स्टेप तक एक्सटेंड होता है। रिजल्ट ये होता है कि कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रिलेटिवली रेजिलिएंट रहते हैं। प्राइसेस वीक हो तो डाउनसाइड लिमिटेड होगा, और जब साइकिल ऊपर जाए तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। 2025 के अंदर सिल्वर प्राइसेस लगभग 2x हुए और अर्ली 2026 में ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड करते दिखे। इस रैली के साथ हिंदुस्तान जिंक का ऑपरेटिंग लेवरेज ऑटोमेटिकली किक इन हुआ, वो भी बिना एक्स्ट्रा केपिक्स और बिना एडिशनल बैलेंस शीट रिस्क के। सिंपल भाषा में जिंक प्राइसेस $100 पर टन बढ़ने पर हिंदुस्तान जिंक का एबिटा 660 to 690 करोड़ तक बढ़ सकता है, जबकि सिल्वर में सिर्फ $1 पर आउंस का मूव भी 170 to 190 करोड़ का इम्पैक्ट ला सकता है। Q3 FY26 में 44% ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिल्वर से आया। मैनेजमेंट का टारगेट है FY26 में 680 टन सिल्वर प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म में 1500 टन तक स्केल अप करना। कॉन्टेक्स्ट के लिए पिछले 9 महीने में 450 टन सिल्वर ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारा एक्सपेंशन इंटरनल कैश फ्लो से फंड करने का प्लान है, जो कि माइनिंग जैसी इंडस्ट्री में बहुत रेयर है। साथ ही कंपनी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की स्पेस को भी एक्सप्लोर कर रही है, और मार्केट ने इस शिफ्ट को ऑलरेडी प्राइस इन करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लगभग 57% रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लेकिन पिक्चर सिर्फ हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर तक लिमिटेड नहीं है। पीएसयू एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर नाल्को ने इसी पीरियड में 85% रिटर्न्स दिए हैं, और हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर वैल्यू चेन का भी हिस्सा है, उसने 36% रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ये दिखाता है कि मेटल्स रैली सिर्फ कॉपर और सिल्वर तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रॉडर एल्यूमिनियम इकोसिस्टम में भी स्प्रेड हो चुकी है। पर क्योंकि हर इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग पॉसिबल या कंफर्टेबल नहीं होती है, तो सवाल ये होता है कि इस मेटल थीम को थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा डाइवर्सिफाइड तरीके से कैसे प्ले करें। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी मेटल इंडेक्स एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव बनता है। ये इंडेक्स 15 लिस्टेड मेटल और माइनिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। आयरन ओर, स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर जैसे सेगमेंट्स के अक्रॉस और इंडियन मेटल सेक्टर का ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है, कमोडिटीज़ और मेटल्स में इन्वेस्टिंग इज ट्रिकी। यहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये बाय और फॉरगेट का गेम नहीं है। डेटा भी यही कंफर्म करता है कि लास्ट 10 सालों में निफ्टी मेटल इंडेक्स ने निफ्टी 500 को 5 बार आउट परफॉर्म किया है। मतलब जब साइकिल राइट होती है तो रिटर्न स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर जब साइकिल्स रॉन्ग होती है तो नुकसान भी भारी हो सकता है। अगर हिस्ट्री को देखें तो मेटल्स में डीप ड्रॉडाउन्स बिल्कुल अनकॉमन नहीं है। सिल्वर का एग्जांपल ले लो, 2011 से 2015 के बीच में प्राइसेस ने 71% का ड्रॉडाउन देखा। कॉपर ने 2008 में सिर्फ 6 महीने के अंदर लगभग 66% का क्रैश फेस किया, और एल्यूमिनियम भी एक्सेप्शन नहीं रहा। 2022 में 6 महीने के अंदर 40% का करेक्शन आ चुका है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स ने भी 2018 to 2020 के बीच ऑलमोस्ट 60% का डीप एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉडाउन भी देखा है फ्रॉम इट्स जनवरी 2018 हाइस। इसलिए कमोडिटीज़ और मेटल्स में इन्वेस्टिंग स्ट्रेट लाइन स्टोरी नहीं होती है। वॉलेटिलिटी इस सेक्टर का इनहेरेंट हिस्सा है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को हमेशा सतर्क और डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और जब रैली मैच्योर होने लगती है तो 3 की फैक्टर्स हैं जो इसको स्लो या चॉपी बना सकते हैं। लेट्स लुक एट दैट। पहला, चाइना फैक्टर और ग्लोबल स्लोडाउन। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी वीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की पेस पहले जैसी अग्रेसिव नहीं रही है, क्योंकि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट मेटल्स कंज्यूमर है। वहाँ से डिमांड सरप्राइज ना आए तो ग्लोबल प्राइसेस का अपसाइड टेम्पररी कैप्ड रह सकता है। साथ ही अगर यूएस या यूरोप में ग्रोथ स्लो होती है या इंटरेस्ट रेट्स लॉन्गर फॉर हायर रहते हैं, तो स्पेकुलेटिव मनी कमोडिटीज़ में कॉशियस हो जाता है, जिससे प्राइसेस साइडवेज या वॉलेटाइल रह सकते हैं इवन व्हेन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट। दूसरा है स्ट्रॉन्ग डॉलर प्लस टाइट लिक्विडिटी। मेटल्स ग्लोबली यूएस डॉलर्स में प्राइस्ड होते हैं। जब डॉलर शार्पली स्ट्रॉन्ग होता है और ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो जाती है, जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स करती है, तो स्पेकुलेटिव मनी कमोडिटी से बाहर निकालने लगता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवर कैपेसिटी आफ्टर प्राइस बूम। जब प्राइसेस लंबे टाइम तक हाई रहते हैं तो माइनर्स ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर प्रॉब्लम तब आती है जब डिमांड थोड़ी सी भी स्लो होती है
और फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में आ जाती है, प्राइसेस गिर जाते हैं और कंपनीज को प्रोलॉन्ग स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। 2011-2015 का मेटल बेयर मार्केट इसका क्लासिक एग्जांपल है। तो आपको क्या लगता है, हम इस मेटल साइकिल में कहाँ पर हैं, और क्या आप एल्यूमिनियम पर भी एक डिटेल्ड वीडियो पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.